नमस्कार, प्रभा साक्षी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। कार्यक्रम है चाय पर समीक्षा और हमेशा की तरह इस कार्यक्रम में मौजूद हैं प्रभा साक्षी के संपादक नीरज कुमार दुबे जी। सर, आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद अंकित जी। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद अलग अलग तरह की राजनीति देश में जारी है। हमारे सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल अलग अलग देशों का दौरा कर रहे हैं। शशि थरूर, चूँकि पिछले सप्ताह भी हमने ये सवाल पूछा था, लेकिन अब ऐसा लगता है कि जिसका पूरी दुनिया में नाम है वो कांग्रेस में बदनाम है। और शशि थरूर को लेकर कांग्रेस ऐसा लग रहा है कि दो गुटों में बट गई है जी। दूसरी चीज़ ये है कि कांग्रेस पर अब बीजेपी सवाल खड़े कर रही है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस ये नहीं पूछ रही है कि हमने पाकिस्तानियों को क्या नुकसान पहुंचाया, जी। हमने उनका कहाँ कहाँ जो एयर स्पेस है या जो भी चीज़ है हमने क्या तबाह किया, हमने कितने लोगों को मारा। कांग्रेस ये पूछ रही है कि हमारा क्या नुकसान हुआ। जी। तो एक तरीके से कांग्रेस सबूत मांग रही है। दूसरी चीज़ ये है कि पाकिस्तान प्रेम बता रही है कांग्रेस को लेकर बीजेपी। तो कुल मिलाकर देखें तो ऐसा लग रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद कांग्रेस बनाम बीजेपी शुरू हो गई है। उसमें शशि थरूर भी एक एंगल आ गए हैं। शशि थरूर बनाम भले ही कांग्रेस के बड़े नेता खुलकर विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक उदित राज को उतार दिया गया है कि वो खुल के विरोध करते रहे शशि थरूर को लेकर। जी। तो पूरे मामले को आप कैसे देखते हैं? देखिए, एक चीज़ और है कि इसमें जैसे आपने कहा कि इसको शशि थरूर जो कह रहे हैं उसको लेकर कांग्रेस में दो गुट हो गए हैं, तो शशि थरूर तो एक मुद्दा है ही, साथ ही इसको आज इस मुद्दे को थोड़ा व्यापक रूप से देखते हैं। अब जैसे हम पहले शशि थरूर की बात करते हैं। शशि थरूर को लेकर कांग्रेस में नाराज़गी तब से है जब से उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव लड़ लिया था। उस समय भी, और ख़ासतौर पर उस समय जिस तरह से उन्होंने आरोप लगाए थे कि वो मुझे तो पूरी वोटर लिस्ट भी नहीं दी जा रही है, डेलीगेट्स की सूची नहीं दी जा रही है, तमाम तरह के आरोप लगाए थे उन्होंने कि ये चुनाव जो है वो निष्पक्षता के साथ नहीं हो रहे हैं। तो वो कहीं न कहीं वो जो टीस थी गांधी परिवार के मन में और उनके आसपास जो लोग रहते हैं उनके मन में, शायद उसको निकालने का अवसर अब मिल गया है, क्योंकि शशि थरूर राष्ट्र के लिए बोल रहे हैं जबकि कांग्रेस राजनीति के लिए बोल रही है। अब आप देखिए कि जो एक चीज़ और इसमें हमको देखनी होगी कि कांग्रेस में एक चीज़ और है, वो अभी से नहीं है, वो शुरू से है कि गांधी परिवार से ज़्यादा बड़ा अगर कोई नेता बनता है या अगर कोई लगता है कि ये शायद उनको इसका जो कद है ये शायद उससे ऊपर जा सकता है, लोगों की नज़र में इसकी वाहवाही हो रही है। हाँ, तो वो उसको हमेशा डाउन करने की कोशिश करते हैं। राहुल गांधी के इर्द गिर्द जितने भी नेता थे, युवा नेता, जो लगता था कि राहुल गांधी से ज़्यादा समझदार हैं और समझदार हैं भी, वो उनसे ज़्यादा काबिलियत रखते हैं। आप देखिए कि उनको जब किनारे किया जाने लगा वो छोड़ गए और आज केंद्र सरकार में मंत्री हैं। कई ऐसे नाम हैं। अब आप देखिए कि प्रियंका गांधी वाड्रा जब केरल में वायनाड से लोकसभा के सांसद चुनी गई हैं, लेकिन उनसे ज़्यादा जो लोकप्रिय हैं वो शशि थरूर हैं। शशि थरूर लगातार 2004 से 2024 तक का जो लोकसभा चुनाव है लगातार अपनी सीट तिरुवनंतपुरम की जीतते रहे हैं, अच्छे मार्जिन से जीतते रहे हैं। लोग तो बता रहे हैं कि अगर बीजेपी से भी लड़े तो जीत जाएंगे। हाँ बिल्कुल, वो क्योंकि बीजेपी का उस सीट पर आधार है और हमेशा बीजेपी ही वहाँ पर दूसरे नंबर पर रही है। वहाँ पर दोनों हाथों में लड्डू। जी, तो नगर निगम में भी वहाँ पर बीजेपी है तिरुवनंतपुरम में। तो ये जो चीज़ें हैं शशि थरूर को लेकर कि अब उनका जो प्रियंका गांधी वाड्रा से कहीं ज़्यादा बड़ा उनका कद ना हो जाए, इसलिए उनको एक तो साइड किया जा रहा है। और दूसरा ये देखिए, जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था या जब पहलगाम आतंकवादी हमला हुआ था, उसके बाद सभी पार्टियों ने ये तो कह दिया कि भाई हम सरकार के साथ हैं, और लेकिन ये सिर्फ बयानबाजी थी। सरकार के साथ हैं ये बयान दे दिया गया था, लेकिन सरकार के साथ जो नेता हैं वो बोल भी रहे हैं। अब आप देखिए कि कांग्रेस ने कहा कि हम सरकार के साथ हैं, सरकार जो चाहे वो करे, हम उसके हर निर्णय के साथ हैं। लेकिन जब बात कुछ निर्णय होते थे तो उस निर्णय से सहमति जताने वाले शशि थरूर होते थे, ना कि राहुल गांधी होते थे। शशि थरूर कहते थे कि ये न्यू नॉर्मल है। शशि थरूर कहते हैं कि भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक के लिए पहली बार जो LOC क्रॉस की। शशि थरूर कहते हैं कि अगर हमला हुआ तो फिर हम ये घुस के मारेंगे फिर से। लेकिन कांग्रेस तो ऐसा नहीं कहती ना। सक्सेस भी दिखा, कोलंबिया को अपने बयान से पलटना पड़ा शशि थरूर की वजह से। कोलंबिया को बयान से पलटना पड़ा। और आप देखिए कि चाहे सलमान खुर्शीद हो, वो क्या कह रहे हैं कि 370 से जम्मू कश्मीर को फायदा हुआ है। वो कह रहे हैं कि ये न्यू नॉर्मल है। वो भी इस तरीके की बात कह रहे हैं। और सिर्फ कांग्रेस की बात नहीं कर रहे हैं हम और अन्य दलों को भी देखें। आम आदमी पार्टी के जो आधिकारिक ट्विटर हैंडल से मैं ये ट्वीट देखकर हैरान था कि पाकिस्तान ने भारत को अलग थलग कर दिया है और
जो भारत की विदेश नीति है वो बुरी तरह विफल हुई है। लेकिन आम आदमी पार्टी को ये ट्वीट करने से पहले ज़रा उस सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडलों में शामिल अपने नेताओं को फ़ोन कर लेना चाहिए था। उनसे पूछ लेना चाहिए था कि उनका जो अनुभव है वो क्या कहता है। जो उनके जो सांसद जो गए हैं सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडलों में 33 राजधानियों की जो यात्रा कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि भारत ने पाकिस्तान को अलग-थलग कर दिया है। पूरी दुनिया में जो आतंकवाद के प्रति एक नई सोच जो भारत जो बता रहा है उसके तहत उभर रही है और पाकिस्तानी आतंकवाद का असली चेहरा सामने आ रहा है। जिस तरह से आपने कोलंबिया का जिक्र किया, तो कोलंबिया ने अपनी संवेदना जो पाकिस्तान के प्रति जताई थी वो वापस ले ली है। ये दर्शाता है कि भारत की विदेश नीति और भारत का ये जो अभियान है ग्लोबल आउटरीच का, ये सफल साबित हो रहा है। अलग-थलग हम नहीं पड़े हैं, हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को अलग-थलग कर दिया है और जो कल तक परमाणु बम की धमकी दे रहे थे, आज वो पानी की माला जप रहे हैं। तो ये जो लोग कहते हैं कि ठीक है भैया, ये बहुत हम और आपने कहा कि हिसाब भी मांग रहे हैं कि हमारा क्या नुकसान हुआ है। देखिए, हमारा क्या नुकसान हुआ है उससे ज़्यादा, जैसा कि सीडीएस साहब ने कहा भी है कि हमें ये देखना चाहिए कि हमने इससे क्या सीखा और हमने दुश्मन के मन में क्या बिठाया है। दुश्मन के मन में आज डर बैठ गया है कि अगर एक भी कोई गतिविधि हुई तो वहाँ से वो, क्योंकि उन्होंने ये बार-बार कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, तो ऑपरेशन सिंदूर जारी है, तो अगर एक भी गड़बड़ी हुई, यहाँ से अगर एक भी घुसपैठ का प्रयास हुआ, एक भी उनको दिख गया कि कोई अगर आतंकवादी जा रहा है, तो वो फिर से, हम उनके पास सारे ठिकानों की लिस्ट है, वो फिर से स्ट्राइक कर देंगे। उनकी मिसाइलें तैयार हैं, उनके जो जेट्स हैं वो तैयार हैं। तो ये जो मन में डर बैठाया गया है, ये हमारे लिए एक बड़ी उपलब्धि है और इसमें हमको ये भी नहीं देखना चाहिए कि हमने उनके कितने, ठीक है हमारा एक शौर्य था हमारी सेनाओं का कि हमने उनके इतने एयरबेस तबाह किए, उतने आतंकवादी मार गिराए, लेकिन मन में जो डर बैठ गया है कि आगे से ऐसा किया तो तुरंत जवाब मिलेगा, ये एक बहुत बड़ी बात है और यही न्यू नॉर्मल है, यही कह सकते हैं। और जो लोग, ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि भैया आम आदमी पार्टी नहीं, मैंने देखा कि उन्होंने पोस्टर बैनर लेके किए कि भाई पीओके का जो मौका था वो क्यों खो दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि पीओके के लोग खुद आएंगे और जिस तरह की परिस्थितियां हैं वहाँ पर, जिस तरीके से जो बुनियादी सुविधाएं नहीं है, संसाधन होने के बावजूद वहाँ पर लोगों के पास बेसिक जो चीज़ें होती हैं, बिजली, पानी, सड़क, घर, सर पे छत, ये सब नहीं है, तो इसलिए वो भी विद्रोह करके एक न एक दिन भारत के पास आएंगे, क्योंकि देख रहे हैं कि सीमा पार तो क्या खुशहाली है। वो यही खुशहाली देखी नहीं गई थी, तभी तो उसको बाधित करने के लिए जो वहाँ पे पर्यटन आधारित अर्थव्यवस्था जम्मू कश्मीर की, उसको नुकसान पहुँचाने के लिए हमला किया गया। तो ये दिखाता है कि जो लोग कह रहे हैं कि भाई पीओके क्यों नहीं आया या हमको 2-4 दिन और युद्ध करना चाहिए था, इस तरीके की बातें करने वालों को ये देखना चाहिए कि भारत ने जो हमेशा, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक हो, चाहे एयर स्ट्राइक हो, चाहे ये ऑपरेशन सिंदूर हो, लक्षित हमले जो हैं वो, अगर हम अभी जो दुनिया भर में संघर्ष चल रहे हैं उसको देखते हुए अगर हम ये एक देखें, तो भारत का जो निर्णय था बहुत सही था कि लक्षित हमले किया, आपने अपने जो टारगेट्स थे उसको ध्वस्त किया और बात वो वहीं पे ख़त्म हो गई और हम आगे बढ़े। हम आज विश्व की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन रहे हैं और आगे जो हमको एक नंबर पे जाना है, या हमारा जो अभी पहला लक्ष्य है कि हमको तीसरे नंबर पे पहुंचना है, तो हम जब हम आर्थिक शक्ति बन जाएंगे, तो ये सारे के सारे जो लोग भी आज किसी न किसी कारणों से पाकिस्तान के साथ खड़े हो जाते हैं, वो भी शायद कल को उसके साथ नहीं खड़े होंगे। और आज भले ही हम आईएमएफ को बाध्य नहीं कर पाए हों पाकिस्तान को लोन देने में या पाकिस्तान की मदद करने में, लेकिन अगर हम तीसरी शक्ति बनते हैं, आर्थिक शक्ति बनते हैं, दूसरी बनते हैं, पहली बनते हैं, तो कल को ये निर्णायक जो शक्ति है वो हमारे पास हो सकती है कि इसको लोन देना है कि नहीं देना है। तो जब अगर हम आर्थिक शक्ति सबसे बड़ी बन जाएंगे तो सैन्य शक्ति भी बनेंगे ही बनेंगे, ये लोगों को समझना चाहिए। अगर हम आज युद्ध में घुस जाते हैं तो सिर्फ बर्बादी होगी, क्योंकि युद्ध कुछ कीमत वसूलता है, उस तरफ से भी इस तरफ से भी। बिल्कुल। अब सर, चूँकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3.0 जो उनकी सरकार है उसके 1 साल पूरे होने जा रहे हैं अगले सप्ताह में, और ऐसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी तरीके से मिशन मोड में है। आप देखिए, लगातार राज्यों का दौरा कर रहे हैं, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार, मध्य प्रदेश, गुजरात, ये तमाम राज्यों का वो लगातार दौरा कर रहे हैं। और उनके भाषण को देखें तो ठीक है, विकास की बातें वो कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर हिस्सा ऑपरेशन सिंदूर पर है। जी, बिहार में उन्होंने कहा कि हमने जो वादा किया था उस वादा को पूरा करने के बाद मैं यहाँ आया हूँ। अगर
सांप जो है बिल से निकलेगा तो हम उसको कुचल देंगे। पश्चिम बंगाल में भी कुछ इसी तरीके की बातें कहीं। वो लगातार कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर एक तरीके से रुका है लेकिन ख़त्म नहीं हुआ है जी। और अगर इस तरीके की पाकिस्तान फिर से हिमाकत करेगा तो उसको मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी ऐसा ही कह रहे हैं, अमित शाह भी ऐसा ही कह रहे हैं। लेकिन सर, जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर को भुनाने की कोशिश हो रही है, खुद प्रधानमंत्री जिस तरीके से जिक्र कर रहे हैं, तो सवाल तो उठेंगे कि आप अब सेना के शौर्य को लेकर राजनीति कर रहे हैं। जी, देखिए इसमें पहले तो आपने कहा कि प्रधानमंत्री जी, आपने जिन जिन राज्यों की बात करी और आपने 1 साल 3.0 का होने वाला है, तो ये शायद ये वही राज्य हैं जहाँ पर बीजेपी को नुकसान हुआ था लोकसभा चुनाव में। तो वो नुकसान की भरपाई हो रही है कि जो सेटबैक लगा था 2024 के लोकसभा चुनाव में, वो उसकी भरपाई हो जाए। और शायद जिस तरीके से हमने देखा था कि दक्षिण की ओर चली गई थी बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनाव में, ज़्यादा फोकस वहाँ था। अब बीजेपी को लग रहा है नहीं, इधर ही घूमो भैया, जो अपना है उसको बचाए रखो, सपोर्ट सिस्टम है उसको बचाए रखो, उसको बचाए रखो। तो आपने जो राज्यों का नाम लिया वो राज्य वही हैं जहाँ पर हाँ, बीजेपी राजस्थान का में बेस है, नुकसान हुआ, बिहार में नुकसान और हुआ, यहीं पर नुकसान हुआ, पश्चिम बंगाल में नुकसान हुआ। जी। तो अब मुझे लग रहा है कि वो लौटकर वहीं घूम रहे हैं। जहाँ तक बात है, बार बार कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र कर रहे हैं और जिस तरीके से वो उसको आरोप लगा रहे हैं कि वो उसको उसके पर सेना के शौर्य पर राजनीति कर रहे हैं। तो आप देखिए कि प्रधानमंत्री को ये कहना क्यों पड़ रहा है। प्रधानमंत्री को कहना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि जो दुश्मन देश है उसके जो प्रधानमंत्री हैं वो 2-3 जो देश हैं, चाहे वो अजरबैजान हो, टर्की हो, या और उनके जो भी सपोर्ट में जो देश हैं, उनके यात्रा पे जब जाते हैं, जैसे ताजिकिस्तान में वो तो उन्हीं की यात्रा पर जाते हैं। हाँ, उन्हीं की यात्रा पे जाते हैं। तो वो शायद स्पॉन्सर्ड यात्राएं होती हैं तो इसलिए चले जाते हैं। तो वो वहाँ पर जाकर बार बार गीदड़ भपकी दे रहे हैं। कभी कहते हैं कि भाई पानी बंद किया तो फिर हम देख लेंगे, हम ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे। वहाँ के जो सेनाध्यक्ष हैं वो कह रहे हैं, वहाँ के जो मंत्री हैं वो तमाम तरीके से कुछ ना कुछ बोल रहे हैं। वहाँ से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रोजाना कुछ ना कुछ बयान दे देते हैं। तो अब अगर भारत के प्रधानमंत्री या भारत की सरकार के जो शीर्ष नेता हैं वो कुछ नहीं बोलेंगे तो जनता के बीच में देखिए मैसेज बढ़ा जाता है और संवादहीनता नहीं होनी चाहिए। अब पता है कि सामने वाले ने ऐसा कहा है तो हमारी जनता को पता है कि नहीं, प्रधानमंत्री जी ने हमारे कल ही ऐसे कह दिया था ये, तो ये और फिर हो जाता है कि आप प्रधानमंत्री चुप क्यों हैं, प्रधानमंत्री इस पर क्यों कुछ नहीं बोलते। तो प्रधानमंत्री को बोलना ही पड़ेगा। और प्रधानमंत्री जिस तरीके से आप देखिए कि सिर्फ वो राजनीति हो रही है ऑपरेशन सिंदूर पे, ऐसा नहीं है। प्रधानमंत्री बार बार ये बता रहे हैं देश को कि हम कितने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर हुए हैं। हमारी जो स्वदेशी चाहे वो वायुरक्षा प्रणाली हो, भले ही हमने रूस के साथ संयुक्त रूप से निर्मित की है, या हमारे जो स्वदेशी मिसाइल हों, या हमारे जो खासतौर पर महिलाओं ने जिस तरीके से इस बार तीनों जो सेनाएं हैं उसके अलावा जो अर्धसैनिक बल हैं उसमें भी जिस तरीके से बड़ी भूमिका निभाई और अग्रिम मोर्चे पर डटकर मुकाबला किया, तो ये सब प्रधानमंत्री बता रहे हैं देश को। एक देखिए अब ये स्थिति है कि देश को एक युद्ध मोड में रहना पड़ेगा। सिर्फ सेनाएं ही तैयार रहें ऐसा नहीं है, नागरिकों को भी तैयार रहना पड़ेगा। इसलिए मॉक ड्रिल का अभ्यास बताया जा रहा है कि शायद अब इसको मासिक कर दिया जाएगा या कुछ सीमावर्ती राज्यों में। हाँ, तो इसको तो ये होता है कि अब अचानक से अकस्मात कोई ऐसी घटना हो तब हम अपनी तैयारी करें, तब हम जंग निकालें मशीनों से, ऐसा नहीं। हमको हमेशा तैयार रहना होगा। और मैंने जैसा कहा कि सिर्फ सैन्य बल ही नहीं, सुरक्षा बल ही नहीं, हमारी जनता भी तैयार रहे। तो ये एक मानस बनाया जा रहा है। लगातार जब हम उसकी बात करेंगे तो जनता जब उसको सुनेगी कि लगातार ऐसा कुछ विषय है तो हमको उसको गंभीरता से लेना होगा, हमको भी तैयार रहना होगा। तो ये इसके कई सारे कारण होते हैं कि प्रधानमंत्री रोज इस विषय पर बोल रहे हैं। और ये जो भावनात्मक विषय हैं, आप देखिए कि प्रधानमंत्री जी कानपुर में जब उस शुभम द्विवेदी जो वहाँ पे मारे गए आतंकवादियों के हाथों निर्मम हत्या जिनकी हुई, उन्हीं की पत्नी को बोला था वो आतंकवादियों के जाके मोदी को बोलना। बिल्कुल। वो जब ये मिले वहाँ पर, और आप देखिए कि जाते जैसा मीडिया रिपोर्ट में हमने पढ़ा कि जैसे ही परिवार गया वो सिर्फ रो ही रहे थे वहाँ पर। प्रधानमंत्री भी भावुक थे। तो ये जो हमला हुआ है, और आप देखिए कि ये जो जो लोग कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री रोज रोज क्यों बोल रहे हैं, सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं बोल रहे हैं, पूरे विश्व में हम ये बात बता रहे हैं। आप हमारे जो सातों संसदीय सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल हैं जो विश्व भर की यात्रा पर हैं, उनकी वो बात रोज यही बात कह रहे हैं, रोज यही बात कह रहे हैं कि आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर जारी है।
एक भी हमला हुआ तो घुसकर मारेंगे, यही न्यू नॉर्मल है। और यही बात प्रधानमंत्री कह रहे हैं, दुनिया भर में बात बताई जा रही है, देश में बताई जा रही है। तो जिसको रोजाना नहीं सुनना है वो अपना मोबाइल ऑफ कर ले, टीवी बंद कर ले, लेकिन देश सुनना चाहता है। देश अब जाग चुका है और देश अब जागरूक हो चुका है, कह सकते हैं इसको। बिल्कुल। लेकिन सर ठीक है, हमने तमाम चर्चाएं की, लेकिन बिहार की तरफ आपको ले चलते हैं क्योंकि वहाँ चुनाव है और ऑपरेशन सिंदूर को भी जोड़ कर देखा जा रहा है। लेकिन जो खबरें थी लगातार कि नीतीश कुमार को लेकर मोदी ऐलान कर सकते हैं कुछ कि वही सीएम होंगे, चाहे हाल में आपने देखा होगा कि जो बीजेपी के स्थानीय नेता हैं या चिराग पासवान जो कभी एंटी नीतीश हुआ करते थे, तो उन्होंने कहा कि बिहार में सीएम पद के लिए वैकेंसी नहीं है। लेकिन जेडीयू में वो उदासी अब देखने को मिल रही है क्योंकि उनको उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री जी आएंगे और नीतीश कुमार के नाम का ऐलान भी कर सकते हैं, लेकिन उनके भाषण को भी आप देखिए तो नीतीश का नाम बहुत ज़्यादा चर्चा में नहीं आता है जी। क्या रणनीति भाजपा की है बिहार को लेकर? देखिए, ऐसा अभी जैसा आपने कहा कल की अगर हम देखें, जब प्रधानमंत्री जी का जब शुक्रवार को वहाँ पे दौरा था, तो अगर हम उस दिन का देखें तो एक चीज़ लगता है कि शायद बीजेपी में आत्मविश्वास बढ़ा हुआ दिख रहा है। प्रधानमंत्री जी ने बीजेपी कार्यालय में जाकर बैठक भी की और चूंकि बिहार की धरती से प्रधानमंत्री ने कहा था कि आतंकवादियों के आकाओं को मिट्टी में मिला देंगे, वहाँ जाके उन्होंने बताया भी कि हमने कि जैसे जो संकल्प लिया था बिहार की मिट्टी से उसको सिद्ध करके दिखाया है। तो और बिहार से ही उन्होंने दुनिया को बताया था, हिंदी और अंग्रेजी में बोल के। तो ये संकल्प कैसे सिद्ध हुआ, ये बिहार में जाके उन्होंने बताया भी देश को और दुनिया को भी। तो ये एक विषय है। तो मुझे लगता है कि एक जो राष्ट्रवाद की भावना है ना, खासतौर पर बिहार के लोगों में, वैसे तो पूरे देश में प्रबल रहती है, लेकिन हम जब खासतौर पर बिहार के लोगों की बात करते हैं तो वहाँ और ज़्यादा प्रबल रहती है। तो मुझे लगता है कि बीजेपी को लगता है कि शायद वो बहुत अच्छी पोजीशन में है और इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। संभवतः ऐसा भी हो सकता है कि सीएम फेस को ना घोषित किया जाए, क्योंकि हाल के दिनों में, ये नहीं कह रहा कि मैं मोदी जी नहीं चाहते होंगे नीतीश को, लेकिन हाल के दिनों में नीतीश कुमार की जो स्वास्थ्य को लेकर जिस तरीके की चीज़ें सामने आई हैं कि वो भूल जा रहे हैं, कभी अधिकारी के सर पे गमला रख दे रहे हैं, कभी कुछ कर दे रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि शायद अब वो सीएम पद के लिए स्वास्थ्य के हिसाब से वो फिट नहीं बैठते हैं। तो हो सकता है कि उन्होंने ही प्रधानमंत्री को ये बात बोली हो कि अभी आप रहने दीजिए या थोड़े दिन देखते हैं, या जो भी विषय हो सकता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये एक बहुत बड़ा जो नीतीश कुमार का स्वास्थ्य है, एक ऐसा विषय है जिसको लेकर प्रधानमंत्री ने अभी कुछ ऐलान करने से परहेज किया होगा। बिल्कुल। तो ये था इस सप्ताह का चाय पर समीक्षा कार्यक्रम। आपको ये कैसा लगा? इसीलिए गमला नहीं था कोई नहीं, लेकिन कल भी वो अटल बिहारी वाजपेयी का नाम ले लिया, हालांकि बाद में सुधार करते हुए नहीं प्रधानमंत्री मोदी जी हैं हमारे साथ, आए उठो सब जरा प्रणाम करो इनको। तो कुछ चीज़ें हैं जो नीतीश कुमार ऐसा कर जाते हैं कि उनको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। फिलहाल आज के चाय पर समीक्षा कार्यक्रम में इतना ही। अगले सप्ताह आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक मुझे अंकित सिंह और हमारे संपादक नीरज कुमार दुबे को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।